हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शाइनिंग ब्रेन। आज से हम महेश कुमार वर्णवाल सर की इतिहास की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम अध्याय 1 ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। पुरातात्विक स्रोत किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों मॉन्ड्स की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। टीला धरती की सतह से उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी कहलाता है। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। उत्खननों में से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृत भांड उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन के लिए किन अनाजों का उपभोग करते थे और किस प्रकार के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। पौधे के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः परागों पॉलन के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। सिक्के सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों के साँचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश साँचे कुषाण काल के अर्थात ईसा के आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों का पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियों अंकित मिलती हैं। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसीलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है।
भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः सीसे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक सीसे के सिक्के जारी किए थे। अभिलेख अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है तथा ये ईसा पूर्व 3वीं सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी तथा 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। प्राचीन इतिहास के स्रोत ये एक टेबल दिया गया है जिसमें 3 प्राचीन इतिहास के स्रोत दिखाए गए हैं: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य, इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। ब्राह्मणोत्तर साहित्य बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। लौकिक साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ। दूसरा विदेशी यात्रा विवरण, इसमें ये 3 तरह के हैं, एक यूनानी रोमन लेखक, दूसरा चीनी लेखक, तीसरा अरबी लेखक। यूनानी रोमन लेखक के बारे में जानते हैं। टेसियस ईरान का था। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निरियाकस, आनेक्सिक्रेटस एवं आस्टिबुलस। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। डाइमेकस बिंदुसार। डायनोसियस अशोक। टॉलमी ज्योग्राफी के लेखक। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक। दूसरा चीनी लेखक। चीनी लेखक 4 है: फाहियान, सुंगयून, वेनसांग, इत्सिंग। तीसरा अरबी लेखक। अरबी लेखक में सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी ने तहकीके हिंद के लेखक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियाँ / चित्रकला। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं अरमाइक लिपि। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, जिनसे उनके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक
रुद्रदामन, अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी मिलती है। प्रमुख अभिलेख व शासक: हाथी गुल्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। नोट: भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुल्फा अभिलेख में मिलता है। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इनस्क्रिप्शोनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भावचित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। इस अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिस्प को सफलता मिली, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान। पहला स्तंभ लेख मेहरौली स्तंभ लेख। स्थल मेहरौली दिल्ली कुतुब मीनार परिसर। संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय। समय गुप्तकालीन। अभिलेख की विषय वस्तु। यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी के वैष्णव होने, वांगा बंगाल विजय तथा सप्त सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध व विजय के विवरण प्रदान करता है। मूलतः यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी, संभवतः उदयगिरी मध्य प्रदेश पर स्थापित था, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक द्वारा यहाँ दिल्ली में स्थापित करवाया गया। दूसरा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। स्थल प्रयागराज। संबंधित व्यक्ति समुद्रगुप्त। समय गुप्तकालीन। संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया जाता था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश परिचय, उनकी विजयों और राज्य विस्तार का वर्णन किया है। तीसरा, बौद्ध स्तंभ अभिलेख। स्थान भरहुत, सतना मध्य प्रदेश। संबंधित व्यक्ति राजा वासुदेव। समय शुंग काल। इस अभिलेख से शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चौथा, मथुरा स्तंभ लेख। स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश। संबंधित व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय। समय गुप्तकालीन। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है, जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है। इसमें माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का भी वर्णन है। पेज नंबर 7। पाँचवा, गरुड़ स्तंभ लेख। स्थल बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश। संबंध व्यक्ति भागभद्र होलियोडोरस, इंडो ग्रीक शासक
एंटियालकिड्स का राजदूत। समय शुंग काल। इसमें 2 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। एक अभिलेख में हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताते हुए उनके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन है तथा दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख है। छठा, एरन स्तंभ लेख। एरन, सागर, मध्य प्रदेश। संबंध व्यक्ति समुद्रगुप्त। काल गुप्तकालीन। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में है। इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। एरन स्तंभ लेख। एरन, मध्य प्रदेश। संबंध व्यक्ति बुद्धगुप्त। समय गुप्तकालीन। यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण है तथा इसमें भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ का निर्माण का उल्लेख है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। स्कंद गुप्त। समय गुप्तकालीन। इस लेख में स्कंद गुप्त के वंश परिचय, हुनों के आक्रमण तथा स्कंद गुप्त द्वारा उनके दमन का उल्लेख है। 9वां, बिहार स्तंभ लेख। स्थान बिहार शरीफ, पटना, बिहार। व्यक्ति स्कंद गुप्त। समय गुप्तकालीन। इस स्तंभ पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस पर स्कंद गुप्त तक के गुप्त शासकों तथा कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। 10, बिलसर स्तंभ लेख। स्थान बिलसर, एटा, उत्तर प्रदेश। व्यक्ति कुमार गुप्त। समय गुप्तकालीन। इस अभिलेख में गुप्त संवत 96 415 ईस्वी अंकित है तथा कुमार गुप्त तक के गुप्त शासकों का उल्लेख है। इसी अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर तथा धर्म संघ के निर्माण का भी उल्लेख है। एरन स्तंभ लेख। एरन, मध्य प्रदेश। भानुगुप्त, गुप्तकालीन। 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है तथा हुनों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की मृत्यु तथा उसके पश्चात गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। 12, तालगुंडा स्तंभ लेख। स्थान शिमोगा, मैसूर, कर्नाटक। संबंधित व्यक्ति शांति वर्मन, मयूर शर्मन। समय गुप्तकालीन। यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख है। साहित्यिक स्रोत। यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं हैं तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियों भोजपत्रों तथा और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी। वेद, उपवेद व उनकी विशेषता। वेद, ऋग्वेद। उपवेद, आयुर्वेद। विवरण, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। यजुर्वेद, उपवेद, धनुर्वेद। विवरण, युद्ध कला से संबंधित। सामवेद, उपवेद, गंधर्ववेद। विवरण, कला एवं संगीत से संबंधित। वेद, अथर्ववेद। उपवेद, शिल्प वेद। विवरण, भवन निर्माण कला से संबंधित। ये पांडुलिपियाँ मेघ, चर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई है। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियों मिली है, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों
को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 8। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। वेदांग वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। 6 वेदांग। 1 शिक्षा, वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। 2 कल्प, वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने हेतु विधिक व नियम। 3 व्याकरण, इसमें नामों व धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम। 4 निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिस्तूप, जगती, वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। 6 ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला। महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व में से 4वीं सदी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और तदनुसार यह सतस्राहस्नी संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए और वर्तमान में इसमें 24000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, जिसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। जात कर्म, जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होती है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के विषय में ही नहीं बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक शासकों के विषय में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्म से पशु के रूप में भी गुजरे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ के सूत पिटक के सुदृढ़ कनिकाय का 10वां भाग है। यह महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। ये कथाएं बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उद्यमशील अवस्था को दर्शाती है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है।
धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इनमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे। इसीलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्यिक संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। इसके अंतर्गत अनेक कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तोल्काप्पियम, सिलप्पादिकारम एवं मणिमेखला। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लिखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। ईसा की आरंभिक सदियों को प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र मुख्य स्रोत है। इस प्रकार से इतिहास का अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय 2 हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।